अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सरसल पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है हम ज़राअत पर प्रोग्राम करते हैं और ज़राअत के मुख्तलिफ़ शोबों में तफसीलन अपने जो काश्तकार भाइयों आगाह करते हैं कि आप कहाँ से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं और मुल्क की मईशत में अपना कितना बेहतरीन किरदार अहम तरीके से अदा कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अद्वियाती नबातात गैर रवायती जो हमारी ज़राअत है इस पर बात करेंगे। इस पर जो गुफ्तगू के लिए मेरे साथ जो आज मेरे मेहमान मौजूद हैं उनका पहले तारफ़ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर सईद अख्तर साहब। आप मेरे ग़िज़ायात हैं, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से आपका तल्लक है, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब। आप महर ज़राअत हैं और आपका तल्लक नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी से, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीसरे मेरे मेहमान हैं फ़ज़ल हुसैन सुलंगी साहब। आप मिसाली काश्तकार हैं और बेहतरीन तजर्बे करते रहते हैं ऑर्गेनिक फसल पर भी, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप बताएँगे कि ये जो हमारी अद्वियाती नबातात है गैर रवायती ज़राअत, ये है क्या, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, किन किन चीज़ों को हम बेहतरीन काश्त करके बेहतर मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं और मुल्क की मईशत में अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त दुनिया में जितनी भी अद्वियात मौजूद हैं उनकी बेस बुनियादी तौर पे ये मेडिसिनल प्लांट्स ही होते हैं। अच्छा। ये मेडिसिनल प्लांट्स नेचुरल इनके अंदर ये आप कह रहे हैं जितनी मेडिसिन बनती है, ये मकसद जो हम एलोपैथिक कहते हैं या होम्योपैथिक कहते हैं, जितनी भी मेडिसिन इवन जो आपके एलोपैथिक भी हैं इनकी जो बेस है वो मेजॉरिटी ऑफ द मेडिसिन से जो नेचुरल सोर्स है ये मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की सतह पे बात करूं तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई 50 to 100 के करीब मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिसमें से हमने 2200 के करीब प्लांट्स को एक्सप्लोर कर लिया है कि उनके अंदर अंदर उनकी थेराप्यूटिक वैल्यू क्या है और हम उसको किस तरह मेडिकेशन में या उसका थेराप्यूटिक रोल जो है उसको आइडेंटिफाई करके यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी ये जो नबाताती पौधे हैं ये अनआइडेंटिफाइड हैं, हमारे इलाकों में बहुत दूर। अब इसके लिए क्या करें इसकी वो अनआइडेंटिफाइड हैं और उनको अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया। अच्छा, ठीक है। उनकी अहमियत को नहीं जाना गया। आप एक चीज ज़हन में रखिए कि जो कोई भी ऐसा मेडिसिनल प्लांट है आप उसको कन्वेंशनल मैनर में या कन्वेंशनल तरीके से ना तो उसको खा सकते हैं, ना आप उसको किसी फूड में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना दवाई के तौर पे। मैं माजरत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हम ऐसा करते हैं लेकिन उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा सम टाइम होते हैं। हमें कोई भी नई ऐसी मेडिसिनल प्लांट है जो हम देखते हैं कि ये नया है या इसको हमें उसको लैब में लेके जाना चाहिए, उसको हमें साइंसी बुनियादों पर उसको खोलना चाहिए, उसके एनालिसिस करने चाहिए, उसमें कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से ये ना हो कि वो नुकसानदेह हो। आप ठीक है। आप देखिए मेरी बात सुने, ये बड़ी अहम बात है कि ये जो मेडिसिनल प्लांट्स की हम हर वक्त ये बात करते हैं कि जिस चीज़ का एक मुस्बत पहलू होता है उसका एक मनफी पहलू भी होता है। ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें टॉक्सिकेंट्स मौजूद होते हैं, उनकी अपनी कुदरती जहरें भी मौजूद होती हैं। ठीक है। हम सिर्फ उस एस्पेक्ट को नहीं देखते, हम उस एस्पेक्ट को देखते हैं कि ये किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए। जब तक कि उसके एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर या एंटी फैक्टर्स जो हैं हम उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे लैब में तो हम उसको एक अप्रूव नहीं कर सकते। आप दुनिया में कोई भी जो मेडिसिनल प्लांट्स या उसके अंदर कोई कंपाउंड है वो अप्रूव होता है, वो मल्टी स्टेजेस से गुजरता है। एक रिसर्च का प्रोफाइल, दूसरा, तीसरा, फिर फाइनली जाके ह्यूमन बीइंग पे ट्रायल होते हैं, उससे पहले जानवरों पे उसके ट्रायल होते हैं, फिर देखा जाता है कि बॉडी के अंदर ये जानवरों में कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा या ह्यूमंस में कुछ है। जब ये सारी चीजें उसकी एफिकेसी और उसकी सेफ्टी जो है फिर आप उसको लाते हैं मेडिसिन एस्टेब्लिश हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि इस मेडिसिनल प्लांट्स को अब मेडिसिन के तौर पे यूज किया। अब आप देखें ना, आप अदरक है या आप हल्दी है या आप दूसरी चीजें हैं, इनके भी एक मेडिसिनल रोल है। टमाटर है, आप डेली खाते हैं, हम इसको वेजिटेबल के तौर पे खाते हैं, इसके अंदर जो रेड कलर का लिकोपीन होता है, लिकोपीन वो एंटी कैंसरस है, एंटीऑक्सीडेंट है, वो हम खाते हैं, हम ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू हो गई। गाजर है, आप डेली खाते हैं, आप उसमें कैरोटीनॉइड्स हैं, बीटा कैरोटीन है। वो ये कहते हैं कि गाजर खाने वाला आदमी रात को अंधेरे में देखने की कैपेसिटी रखता है। अच्छा, गाजर कैरेट्स मेक्स यू सी इन द डार्कनेस। अब आप ये देखें कि ये हर चीज के अंदर अल्लाह पाक ने एक उसका थेराप्यूटिक रोल रखा है हमारी बॉडी के अंदर। मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं उनका सबसे बड़ा जो काम है ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं अपनी
نوعیت کے اعتبار سے. اب اینٹی آکسیڈنٹ کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری باڈی کے اندر قدرتی طور پر کچھ ایسے اجزاء مسلسل پیدا ہوتے رہتے ہیں, ایسے کیمیکل ان کو فری ریڈیکلز کہتے ہیں جو پروڈیوس ہوتے رہتے ہیں. یہ ہمارے خلیے ہیں اس کو ڈیمیج کرتے ہیں. جب خلیے کو ڈیمیج کرتے ہیں تو خلیے کے تقسیم ہونے کا نظام جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جب وہ نظام ڈسٹرب ہو جائے تو پھر ٹیومر بنتا ہے. اچھا, اور وہ ٹیومر جو ہے وہ کینسر کی شکل میں ہمارے سامنے. اچھا, اس کا مقصد ہے کہ ہم یہ چیز دیکھ کے کینسر سے بھی جان چھڑوا سکتے ہیں, بچ بھی سکتے ہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں ڈاکٹر شاہد صاحب کی طرف آؤں گا. آپ نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں یقیناً اس پر کام بھی کر رہے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس قدر مفید ہیں اور کون کون سے پودے ہیں جس پر آپ اپنے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں؟ جو ویل اسٹیبلشڈ ہیں, جو دنیا جن کو یوز کر رہی ہے, اور ہم ان کو یوز نہیں کر رہے تھے, ہمارے لیے وہ انڈر یوٹیلائز تھے. تو ہم نے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ویل اسٹیبلشڈ ہیں میڈیسنل پلانٹس, وہ ہم نے اپنے یونیورسٹی میں لگائے ہیں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے. اور کون کون سے ایسے پودے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین ہمارے میڈیسنل پارک کے اندر کلونجی لگائی ہے ہم نے, چیا لگایا ہے. کلونجی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مقصد ہو سکتی ہے بڑے آسانی سے؟ بہت آسانی سے ہو سکتی ہے, اور کاشت بھی کی جا رہی ہے, اور لوگ فارمرز بھی اس کو کاشت کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں؟ ہم نے لیمن گراس یہاں گرو کیا ہوا ہے, اسب گول, چیا, مرنگا, کینوا اور بک ویٹ جو کہ کدو کی فصل تھی, ہم نے میدانی علاقوں میں کامیاب کر چکے ہیں اس کو. اچھا, سیفران ہم اس کو, جس کو ہم زعفران کہتے ہیں, وہ اس میں ہم اس کو کامیاب. زعفران پاکستان میں ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے. مگر صرف آپ کی یونیورسٹی میں ٹرائل ہو رہا ہے یا کہیں پہ اس طرح کاشت بھی ہے؟ کاشت ہو رہی ہے بلوچستان میں, آپ کے لیا میں بہت ہو رہا ہے. ہم ملتان میں, ہم نے یونیورسٹی میں اس کو کامیاب کر چکے ہیں, تو ہو رہا ہے یہ. زعفران تو بڑا قیمتی ہے اور بڑا ہم باہر سے منگواتے ہیں اور بڑا ذرا مبادلہ اس پہ خرچ کرتے ہیں. میں اس کی قیمت دیکھ رہا تھا, 2 گرام جو ہے اس کی قیمت کوئی 1100 روپے تھی, 2 گرام کی قیمت. اچھا, یہ بتائیں, جو آپ نے کافی سارے یہ چیزیں بتائی ہیں اور بڑی اہم ہے زعفران جیسی چیزیں, ہمارا کسان اگر اس کو کہیں کاشت کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو اور جو ہم زر مبادلہ خرچ کر کے باہر سے منگواتے ہیں اس کی بھی بچت ہو, تو وہ آسان چیز کیا ہے جو بڑا ایزی ہو؟ جی, آسان چیز یہ ہے کہ جو فارمرز آلریڈی جو گرو کر رہے ہیں وہ اس کو اپنے ہی لنک اور سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے تھرو اس کو سیل بھی کر رہے ہیں. جو کسان تو وہی لگائے گا نا. کون سی چیزیں میں یہ پوچھ رہا ہوں جو اگر ہمارے کسان اپنے ساتھ تھوڑا بہت لگانا چاہتے ہیں؟ جی, اس میں زعفران لگا رہے ہیں لوگ, چیا لگا رہے ہیں, بہت زیادہ لگ رہا ہے. سندھ میں کافی زیادہ چیا لگ رہا ہے, ایون پنجاب میں لگ رہا ہے, خانیوال میں لگا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ لوگ کینوا اور مرنگا کو بھی یوٹیلائز کرنا شروع ہو گئے, جس کو ہمارا اپنا پودا ہے جنوبی پنجاب کا, جس کو کہتے ہیں سوہانجنا ہم کہتے ہیں. اچھا, یہ فضل حسن سولنگی صاحب, آپ مثالی کاشتکار ہیں, بڑی زبردستی انہوں نے بات کی ہے. آپ کیا کیا کاشت کرتے ہیں اور کب سے آپ یہ جو ادویاتی نباتات ہیں, غیر روایتی زراعت, کب سے اس میں ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ممنون ہوں پی ٹی وی کا کہ انہوں نے اس طبقے کو نمائندگی کے لیے بلایا ہے جو اس فیلڈ میں رہتا ہے, جو وہ خود کاشت کرتا ہے. دیکھیں افتخار صاحب, پریکٹیکل اور ہوتی ہے اور فیلڈ میں جانا اور ہوتا ہے, کتابوں میں پڑھنا اور ہوتا ہے اور خود کاشت کرنا اور ہوتا ہے. آپ نے ایک بہت خوبصورت سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے کہ جی کلونجی ہمارے علاقے میں ہوتی ہے یا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیسیکلی طور پر یہ ہمارے ملک کی فصل ہے نہیں ہے, بالکل یہ عرب کی فصل ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اب کوئی بھی فصل کسی مخصوص علاقے کی نہیں رہ گئی, جہاں چاہے ہو سکتی ہے بے شک. لیکن فرق یہ ہے کہ جس فصل کو جو ٹمپریچر ضرورت ہے اس کو وہی ملے. کلونجی کا پودا, کلونجی کی فصل ہم نے آج سے 30 سال پہلے پاکستان میں متعارف کروائی, اور شروع میں ایسی پوزیشن تھی کہ عام آدمی تو دور کی بات ہے, محکمہ زراعت کے ماہرین بھی ہمارے مخالف تھے کہ جی یہ فصل ہمارے ملک کی ہے نہیں. آپ 30 سال سے کلونجی کاشت کر رہے ہیں, تو آپ تو اس وقت بڑے پیمانے پر جی الحمدللہ سر, الحمدللہ. اس وقت ہماری تنظیم کے حوالے سے, ہمارے حوالے سے یہ پورے پاکستان میں 500 ایکڑ کاشت ہے. اچھا, نہ کسی رشتہ کے پاس. فی ایکڑ کتنی اس کی پیداوار ہے؟ جی, اس کی کتنا ہے؟ بہت خوبصورت سوال فرمایا ہے آپ نے. اس کی جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ ہے 10 من سے لے کر 15 من. اچھا, اور اس کی جو کاشت ہے وہ اکتوبر نومبر سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور مارچ اپریل میں برداشت ہے. دیکھیں جس طرح ڈاکٹر سے فرما رہے تھے کہ کاشتکار اپنی مدت آپ کے تحت سوشل میڈیا کے ذریعے یا پھر پرنٹ میڈیا کے ذریعے
जो कुछ कर रहा है वो अपनी मदद आपसे कर रहा है, इसमें हुकूमत उसको वो सपोर्ट नहीं कर रही जो एक ज़री मुल्क होना चाहिए। नहीं, ये नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में ट्रायल मेरी गुजारिश सुनो सर, मेरी गुजारिश सुने। गुजारिश ये है कि बाहर जो डिमांड है कलुंजी की, वो कहते हैं कि जी हमें आप ऑर्गेनिक कलुंजी दें। अच्छा, अब ये है कि पूरे पाकिस्तान में हमारे लिए कोई लिबर्टी नहीं है जो हमें सर्टिफिकेट दे के ये जो वाकई कलुंजी आपकी ऑर्गेनिक है। अच्छा सोलंकी साहब, आपने एक बात की है कि 10 से 15 मन आप फी एकड़ पैदावार ले रहे हैं जी। ये तो बड़ी महंगी है, किस रेट से आप बेचते हैं? इसकी जो औसत पैदावार मैंने मैं अर्ज कर रहा हूँ 10 से 15 मन है, और इसका जो इंटरनेशनल रेट है वो है 30,000 रुपए फी मन के हिसाब से। 30,000 रुपए फी 30,000 मन, और 15 मन हो तो ये तो साढ़े। लेकिन सरकार गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के काश्तकार को ये रेट नहीं मिल रहा। नहीं, कितना रेट आपको मिलता है मार्केट में? तो बहुत महंगी हमें मिलती है। ज्यादा रेट मिलता है 12 से 15,000 रुपए फी मन का। अच्छा, 12 से 15,000 जी। रुपए। 12 से 15 भी हो तो अगर 15 मन फी एकड़ आप ले रहे हैं तो फिर भी खर्चा क्या है इसका? सर इसका खर्चा है 30,000 रुपए फी एकड़। फिर तो कुछ भी नहीं है। 30,000 मेरी- रुपए मेरी तो गंदा गुजारिश- खर्चा सर, आ मेरी- जाता है। मेरी गुजारिश सुनिए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह ये कह रहे हैं कलवंजी के हवाले से, एक तो बड़ी अच्छी बात है अगर पाकिस्तान में कलवंजी होती है तो जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो हमें बचत होगी। दूसरा, किसान का फ़ायदा होगा। जिस तरह ये कह रहे हैं 15 मन है, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पॉसिबल है जिस तरह ये बता रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इनोवेशन आ रही है, बहुत नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। अगर कोई गैप है इनके और वो जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं उनके दरमियान, तो उस गैप को फिलअप करने की ज़रूरत है। इसी सिस्टम के अंदर एक जगह पे एक ही फार्मर उसी जगह पे 10 मन प्रोडक्शन ले रहा है, उसके पैरेलल एक है वो 25 मन ले रहा है। अब उसमें वही सॉइल है, वही पानी है, वही क्लाइमेट है, वही हर चीज़ है। ये डिफरेंस क्यों है? ये सिर्फ आपकी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन बिल्कुल का ऐसे फर्क है, है। बिल्कुल ये ऐसे। खुद से कभी ये सोचें, अगर ये इतनी प्रोडक्शन ले रहे हैं कलवंजी की, तो इसके डिटर्मिनेंट्स और वजूहात क्या हैं? इन्होंने कितना कब एंटिसिपेट किया है कि ये किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाएं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएं और वहाँ पे जाके अपनी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एडवांस करें। नई टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन टेक्नोलॉजी, पानी का इस्तेमाल, दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स को गए। एक तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से ये अपनी प्रोडक्शन को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात जहाँ तक ये है कि कलवंजी सिर्फ जो है एक प्लांट है। हाँ, एक ये प्लांट, इस इसका तरह के रोल है। बेशुमार आपने पहले हमारे भी- यहाँ जैसे मैंने पहले बताया है कि मेडिसिनल प्लांट्स की कितनी लंबी रेंज है कि अच्छा सर, ये जिसके लिए बताइए मेडिसिन प्लांट जो है ये हम बाहर से मंगवाते भी हैं? कहाँ से? बाहर से? बाहर से हमें कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वैसे मंगवाते हैं? हमें तो बाहर भेजने की जरूरत अच्छा। है। जो हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं पाकिस्तान ठीक है। की इस वक्त, हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम रेनफॉल, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी, हर चीज मौजूद है। हम तो इसके बहुत बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बन सकते हैं। लेकिन है नहीं है? नहीं है, अनफॉर्चुनेट। अब मैं वैसे आप यहाँ पे एक अच्छा बात सर। बताऊं। अब हमारे यहाँ जो इस वक्त आपने कमल का फूल देखा होगा, जी। लूटस कहते हैं उसको, हाँ जी। उसके अंदर एक सीड होता है, ठीक है। वो इलाकों में खाया जाता है। हमने उस पर रिसर्च की है, पीएचडी उस पर करवाई है, हमने उसको एडिबल पाया और इंतहाई बेनिफिशियल हेल्थ के लिए पाया है। हमने उसके लैब में एनालिसिस किए हैं, हमारी ये रिसर्च बाहर गई है, बाहर से एवेल्युएट होके आई है। अब ये क्या है, आम आदमी को तो इसका पता नहीं है। वो लूटस सीड है ना, जी सर। कमल का फूल है, जी, उसके बिल्कुल अंदर ऐसे। वाइल्ड है, वो चप्पड़ में और इधर पाउंड्स में वो पड़ा हुआ है। अब उसको अगर उसकी आप एक कंट्रोल्ड कल्टीवेशन करें तो आप लें। अब हम एक और प्रोजेक्ट जो है ना, तो इसकी कल्टीवेशन कहीं हो नहीं रही? नहीं हो रही, ऐसे ही बस नहीं, जब आपने उस पे इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं। हमने उसकी प्रोफाइलिंग की है। हमारा ये रोल, हर जो एक डोमेन होता है ना, उसके अंदर आदमी रह के काम अच्छा, ये करता है। वैसे जोड़ों पर और दरियाओं के किनारों पर भी खुद भी हो जाते हैं ये? एग्जैक्टली। अच्छा। दूसरा जो आखिरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये करने जा रहे हैं कि जो अनआइडेंटिफाइड हैं, नॉन कन्वेंशनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, किसी एक छोटे से इलाके में होते हैं, वहीं खाए जाते हैं, दूसरे इलाके को उसका अंदाजा ही नहीं है।
اب ان کی بھی ایک میڈیسنل رول بھی ہے اور فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، یا جو اتنی آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس کو آپ نے فیڈ کرنا ہے. اب ریگولر کنونشنل سورسز سے آپ اپنی پاپولیشن کو فیڈ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے نیشنل ہیں، ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان علاقوں سے ایسی ان آئیڈینٹیفائڈ یا انڈر یوٹیلائزڈ جو کراپس ہیں ان کو ہم نیشنل لیول پہ ایسا کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی پروموشن کریں تاکہ ان کی ریگولر اور کنٹرولڈ کلٹیویشن ہو، اور ان کو یہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے یا ہماری جو میل نیوٹریشن ہے، جو اس طرح کی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اس کی پروموشن کی جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہمارا. ڈاکٹر شاہد صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح ادرک، ہم نے پچھلے دن دیکھا کہ ادرک کی قیمتیں بڑی ہو گئی جو پہلے سستی تھی. اس کی وجہ کیا ہے، اور پاکستان میں کن کن علاقوں میں یہ قابل کاشت ہے؟ یہ تو ایک ہی بات ہے نا، صرف کلونجی. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی ہمارے پاس گنجائش موجود ہے کہ ہم ان کو باہر بھیج سکتے ہیں. تو کن کن چیزوں پر کام کر رہے ہیں اور کون سی چیزیں اتنی ایزی ہیں جو ہمارا کسان بھائی کاشت کر سکتا ہے؟ جی اس میں ادرک پہ بھی کامیابی سے کاشت کی گئی ہے. ایوب ایگریکلچر ریسرچ والوں نے پورا اس پہ پروگرام لانچ کر دیا ہے. اور دوسرا جو کاشتکار بھائی ہمارے جو بتا رہے تھے کہ حکومت اس کو ٹیک اپ نہیں کر رہی، تو گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو آن کر لیا ہے، اور وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ اس کے اویئرنیس اور پروموشن کے حوالے سے چلا بھی رہی ہے. لوگوں کو سیڈ بھی دے رہے ہیں کلونجی کا بھی، اور اس کے علاوہ کوئی 7-8 اور پلانٹس کا بھی سیڈ دے رہی ہے گورنمنٹ آف پنجاب. ٹھیک ہے. اور اس کو پروموشن اب گورنمنٹ بھی اس سے اویئر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے تھے کہ کون کون سی چیزیں جو یہاں ہم اڈیپٹ کر چکے ہیں میڈیسنل میں، جیسے کلونجی ہے، اسب گول ہے، لیمن گراس، چیا، تو یہ ساری چیزیں پروموشن کی طرف اب جا رہی ہیں. اور اس میں سے کچھ جو ہیں وہ ایگزوٹک ہیں، تو وہ بھی یہاں الحمدللہ جو ہم ساری جو ہماری جو میڈیسنل ہبز ہیں ایون ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں، جبکہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ ان ہبز کو $1 بلین میں ایکسپورٹ کرتا ہے. نہیں، ہمارے پاس کوئی آئیڈیا ہے آپ کے پاس کہ کتنی ہم امپورٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو گنجائش ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو کتنی ایک امپورٹ ہوتی ہے، کتنے کا زر مبادلہ سالانہ ہم خرچ کر رہے ہیں؟ جی اس میں ڈفرینٹ، ایون آپ اگر آئل کے بعد سب سے زیادہ جو بزنس ہے اور جو ہم امپورٹ پہ خرچ کر رہے ہیں وہ ہبز پہ ہی خرچ کر رہے ہیں. اچھا. یس. تو اس پہ پھر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یا ہم، جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، آپ یونیورسٹی پہ بھی آپ بڑی کر رہے ہیں، تو کب تک یہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ہم ایکسپورٹ کی طرف جائیں گے؟ جی اس میں اب پالیسی لیول کا ایک فقدان ہے. جو اگر حکومت اس کو ٹیک اپ کرے اور ایکسپورٹ ونڈوز یا ایکسپورٹ چینلز میں ہمیں ہیلپ کرے کسانوں کو، کاشتکاروں کو، تو یہ تبھی یہ پاسبل ہو سکتا ہے. ہم اس کو ایک ٹائم لائن نہیں دے سکتے کہ یہ جی ہم. اچھا سولانگی صاحب، آپ کی تنظیم ہے، آپ خود کاشتکار بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے مقصد ہے کہ آپ کے کسان اس طرف جا رہے ہیں؟ مقصد جو روایتی فصلیں ہیں ان کو چھوڑ کے یہ غیر روایتی فصلیں یقیناً کسانوں کو موٹیویٹ کرنا بڑا مشکل ہے، تو آپ کس طرح اس پہ کام کر رہے ہیں؟ میں نے آج سے 30 سال پہلے یہ کام شروع کیا ہے. ہم تقریباً 15-20 میڈیشنل پلانٹ کاشت کرتے ہیں، جس طرح کلونجی ہے، اسب گول ہے، تخم بلنگو، السی ہو گئی، تلسی ہے، کاسنی ہے، مرنگا ہے وغیرہ. ہمارا کاشتکار جو ہے نا جی، ایک مثال ہے کہ اس کی آنکھیں ہیں، کان نہیں ہیں. جو چیز وہ دیکھ کر یقین کرتا ہے وہ سن کر نہیں کرتا. آپ بھلے جا کر اس کو لیکچر دیں، اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس کا یہ فائدہ ہوگا، بالکل ٹھیک بات ہے. نہیں، جب تک اس کو جب پروفٹ تک نہیں آئے گا، وہ پروفٹ اپنی نہیں آئے گا، آنکھوں سے نہیں دیکھے گا. اب جو ہماری کلونجی ہے، ایک دفعہ اگر ایک فارمر کاشت کرتا ہے 1 ایکڑ، تو ارد گرد کے 2, 4, 5, 10 فارمر آ کر دیکھتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی کیڑا نہیں آیا، کوئی سنڈی نہیں آئی. چونکہ میں ایک بات عرض کروں، میرے مہربان ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، کہ اس کے بیج کو ہم کورتھما، دھتورا، آک، نیم، مرنگا، کنجوا، اس کے پتوں کا صفوف بنا کر اس کے بیج کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور اس کو کیمیائی کھادیں بہت کم استعمال کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے ضلع ملتان میں لگی ہوئی ہے، اب کرشمہ قدرت آپ دیکھ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرگینک ہے، آپ آرگینک بھی کام کر رہے ہیں نا؟ اس آرگینک کی وجہ سے اس پر نہ کوئی کیڑا آتا ہے، نہ کوئی سنڈی آتا ہے، کسی قسم کی بیماری نہیں ہوتی. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ نارمل فصلات کی طرح اس کا نیم البدل گندم ہے. اگر گندم سے اس کو 50,000 30,000 آتا ہے تو اس کو 1,00,000 روپے آ جاتا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس فصل پر چونکہ کسی قسم کی بیماری نہیں آتی، کوئی پیسٹ نہیں آتا، سپرے، زہریلی سپرے سے جان چھوٹ جاتی ہے، کھادوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، اس کا خرچہ بہت کم آتا ہے.
تو ماشاءاللہ جو میں نے آج سے 30 سال پہلے 1 ایکڑ سے شروع کیا تھا سفر، اب وہ سینکڑوں ایکڑ تک چلا گیا ہے۔ اچھا، نہیں سینکڑوں ایکڑ پہ صرف آپ کلونجی کر رہے ہیں یا اور چیزیں بھی نہیں ہیں؟ سر، میں نے پوری رینج آپ کو گنوائی ہے۔ اچھا۔ مرنگا ہے، کلونجی ہے، اسب گول ہے، تخم بلنگو ہے۔ اسب گول کن علاقوں میں آپ نے؟ اسب گول اور تخم بلنگو یہ زیادہ اس علاقے میں ہوتا ہے جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں۔ فرض کریں یہ لئے کو آپ لے لیں، بھاولپور کو لے لیں، چونکہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں۔ تھالہ اور چولستان آپ سمجھتے ہیں زیادہ؟ میں ایک بات عرض کروں سر، اگر اس کی فصل پک چکی ہے تخم بلنگو کی اور اسب گول کی، ایک بارش آ گئی ہے تو وہ ختم ہو گئی ہے۔ جبکہ یہ کلونجی کی فصل ہے، اس پر کورا ہے، دھند ہے، بارش ہے، کسی قسم کا اٹیک نہیں ہوتا۔ چونکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس کے بارے میں جناب رسول پاک نے فرمایا ہے سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے، تو کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب اس کا سب سے جو قیمتی ہے نا جی، وہ آئل ہے۔ کلونجی کا؟ ہاں جی، ہر 3 من سے 1 من آئل ہے۔ ہر 3 من سے 1 من؟ 3 من سے 1 من آئل ہے، اور اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی جو فی 40 کلو گرام کی قیمت ہے وہ ہے 8 لاکھ روپے۔ اچھا، اب خود اندازہ کریں کہ اگر ہماری 10 من بھی فی ایکڑ پیداوار آئی تو ہمیں کیا ملا؟ نہیں اگر اتنی قیمتی ہے تو پھر لوگوں کو تو اس سر طرف میں آنا وہی چاہیے، عرض کر رہا کسان ہوں، کو۔ لوگ کاشت کر رہے ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہماری حکومت سپورٹ کرے، یہ بالکل ہمارا نہیں قریبی دیکھیں، ہم ہر کام میں حکومت سپورٹ نہیں کرتے۔ اب آپ 30 سال سے کر رہے ہیں، آپ اپنے طور پر اتنے سینکڑوں ایکڑ پہ چلے ہی گئے ہیں نا۔ جب کسان کو منافع نظر آتا ہے تو حکومتی پالیسی کو کسان چھوڑ دیتا ہے۔ کسان نے وہیں جانا ہے جہاں اس کو پروفٹ ہو۔ ڈاکٹر صاحب کیا میری بات سے آپ شاید اتفاق کریں گے، کسان کو جہاں سے فائدہ ہوتا ہے کسان نے وہیں جانا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک بات مرنگا کی، مرنگا کے کیا کیا فائدے ہیں؟ سر اس وقت مورنگا کی پوزیشن گلوبلی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پوری دنیا سے پاکستان کے اندر ایسے لوگ بزنس کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان پسے ہوئے طبقات اور خصوصاً خواتین کے لیے ان کی تمام بنیادی اور جائز ضروریات اور حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں۔ صوبائی سطح پہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب جو ہے وہ دکھی، مستحق اور نادار خواتین کے زخموں پہ مرہم رکھنے میں مصروف عمل ہے۔ پنجاب بھر کے 36 اضلاع میں سے ہر ضلع کے اندر ایک دارالامان قائم کیا گیا ہے۔ اس دارالامان میں آنے کا جو مقصد ہے اس کے اندر سب سے اہم جو حقیقت ہے کہ ہمارے سرکاری ادارے جنہیں عوام کی فلاح و بہبود، ترقی اور خوشحالی کے لیے بنایا جاتا ہے، کیا وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ان خواتین کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ ریلیف دے رہے ہیں کہ نہیں؟ آج میں یہاں آئی ہوں تو مجھے خوشی ہوئی ہے جان کے کہ دارالامان جو ہے وہ نہ صرف یہاں امن کا درس دے رہا ہے بلکہ یہاں پہ مقیم جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ان کی آج جو میں نے داستانیں سنی ہیں، یہ دارالامان ہمارے معاشرے کی حقیقی تصویر بھی پیش کر رہا ہے۔ یہاں مجھے جاننے کا موقع ملا کہ جو اکثریت خواتین یہاں پہ رہائش پذیر ہیں وہ گھریلو تشدد کا شکار ہیں۔ یہاں جو اکثریت مائیں بچوں کے ساتھ جو مقیم ہیں وہ اپنے خاوند کے نشے کا شکار ہونے کے حوالے سے نالہ ہیں، اور جنہوں نے عدالتوں سے رجوع کر کے
खुला के लिए या तलाक के लिए अदालत के दरवाजे खटकाए हैं, वो घरेलू नाचाकी, झगड़े और खावंद का अपनी ज़ौजा के हकूक़ को पूरा ना करने का जो उनकी ज़बानों पे शिकवा है, ये वो अमली हमारे माशरे की तस्वीर है जो दारुल अमान जिसको अयां कर रहा है। मुझे उन बेटियों को मिलने का मौका मिला है जिनकी उम्रें जो हैं अभी शादियों के काबिल नहीं हैं, लेकिन मुआशरती नाहमवारी और समाजी रवैयों ने उन्हें यहाँ पहुँचने पे मजबूर किया है। मैं यहाँ जो पैगाम खड़े होकर देना चाहती हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर जहाँ अदम बर्दाश्त बढ़ गया है, जहाँ एक दूसरे का नुक्ता नज़र सुन के उसको कबूल करने या ना करने का जो हक था, उस हवाले से जो पामाली हो रही है और जिस तरह से बदकिस्मत रवैये पुरतशद्दुद अमल का रुख इख्तियार कर गए हैं, ये किसी सानिया से कम नहीं है कि हमारी ये बेटियां, हमारी ये बहनें जो किसी भी घर का हुस्न और जेवर होती हैं, जो किसी भी मुआशरे के माथे का झूमर होती हैं, आज वो अपने हकूक़ के लिए एड़ियाँ रगड़ती रगड़ती दारुल अमान तक पहुँच गई हैं। ये इस बात की भी अक्कासी करता है कि हमारे तालीमी इदारे जो हैं वहाँ तरबियत का फुकदान है। वहाँ तालीम तो दी जा रही है लेकिन तरबियत नहीं की जा रही। यहाँ दारुल अमान में एक और चीज़ जो वाज़िया होकर सामने आई है कि हमारी माएँ जो हैं शायद वो भी अब अपना किरदार अदा करना भूल गई हैं। जहाँ वो हमेशा बेटी को सब्र, इस्तेकामत का पैकर गिरदानते हुए हमेशा उसको ये सिखाती रही हैं कि उसने हर हाल में बर्दाश्त करना है और अपने घर को उजड़ने नहीं देना। मुझे उन अपने भाइयों से, अपने बेटों से भी ये कहना है कि ये जो आज इस दारुल अमान में आई हैं, ये अगर किसी की बेटियां हैं या बहनें हैं तो कल को यही रवैये और यही अमल आपकी अपनी बेटियों और बहनों पे भी लागू हो सकता है। आज किसी की बेटी को धक्के दे के घरों से निकालना, उस पे तशद्दुद करना, उसकी इज़्ज़त को पामाल करना, अगर आप अपने रवैये नहीं बदलेंगे, अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो मुआशरे के इक़दार बदलने जा रहे हैं। आपने पाकिस्तान का जो सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ जुड़ा हकीकी हुस्न है, आपकी इस इंतहा पसंदी की सोच ने उसको दागदार कर दिया है। तो वक्त आ गया है कि हम माँ की गोद से ही तरबियत को आगे बढ़ाते हुए अपने इन बेटों को, इन भाइयों को ये बावर करवाएं कि ये आपकी बीवियाँ या आपकी यहाँ मुतासरीन जो इस दारुल अमान में मौजूद है, ये आपके उस रवैये का शिकार हो के यहाँ पहुँची हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि हुकूमत जो है वो दारुल अमान की तादाद बढ़ाए। हम चाहेंगे कि हम रिहेबिलिटेशन, साइकोथेरेपी, एंगर मैनेजमेंट और दूसरों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के अदारे बनाएं, जहां तरबियत दी जाए
اور خصوصی طور پہ سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اینگر مینجمنٹ اور سائیکو تھیراپی جو ہے وہ لازمی سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جائے. اور آج ادھر آ کے اس ضرورت کو اور زیادہ شدت سے میں نے محسوس کیا ہے، کیونکہ معمولی جھگڑے اور عدم برداشت جو ہے یہ بیٹیاں جو ہیں گھروں سے بھاگنے پہ مجبور ہوتی ہیں. اور اب جب میں نے ان کو یہ آفر کی ہے کہ ہم آپ کو گھروں میں چھوڑ کے آتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ہمیں جان سے مار دیں گے، کیونکہ ہماری معاشرتی روایات میں جو بیٹی گھر سے بھاگ جاتی ہے اس کو نہ معاشرہ قبول کرتا ہے اور نہ گھر والے قبول کرتے ہیں، اور پھر وہ معاشرے کا ناسور بن جاتی ہیں. تو ہمیں اپنے معاشرے کی سمت کو درست رکھنے کے لیے آؤٹ آف باکس سلوشنز کی طرف جانا ہے. اور انشاءاللہ منسٹر سوشل ویلفیئر کے ساتھ مل کے حکومت پنجاب ایک نئی اسٹریٹجی، ایک نئی حکمت عملی، ایک نیا لائے عمل اور ایک نیا پلان آف ایکشن ان دارالامان کے حوالے سے لانے جا رہی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سارا عمل جو ہے اس کو ہم آٹومیشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو ہم ڈیجیٹلائزیشن سے جوڑنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں، یہ بہنیں جب یہاں آئیں تو ان کا جو ڈیٹا ہے وہ کلاسیفائڈ ڈیٹا ہو، اور ان کے والدین کے ساتھ جو حکومت اور ریاست کا کام ہے وہ پل بنے اور ان کو جلد از جلد اپنے گھروں میں پہنچانے کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کرے. آج جو دوسرا اہم پوائنٹ جس پہ ہم چاہیں گے کہ بات ہو، آپ نے دیکھا کہ جعلی راجکماری کی پہلے کنیز اول نے صبح مورچہ سنبھالا ہوا تھا اور وہاں اس کی ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی ذات تھی، اور اس نے حقائق کو جس طرح مسخ کیا اور جس طرح بے بنیاد الزام تراشی کی، یہ ضروری ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. اس نے کہا کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے کبھی شوگر پہ سبسڈی نہیں دی. میں کنیز اول سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حقائق کو پڑھا کریں. اگر آپ کو کوئی پراپر انفارمیشن دینے والا نہیں تو میرا ڈپارٹمنٹ آپ کو اپ ڈیٹ دے سکتا ہے اور آپ اس سے مستفید ہو جایا کریں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ 27 ارب کی سبسڈی پی ایم ایل این کے دور میں دی گئی، 2.5 ارب کی سبسڈی پی ٹی آئی کے 2.5 سال میں ایک دفعہ جو دی گئی، تو پوری قوم کو گواہ بنا کے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف 27 ارب کی سبسڈی اور یہ تاریخ کا انوکھا اور گھنونا مذاق کہ چچا جو ہے وہ بھتیجوں کو سبسڈی دے رہا ہے، والد جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی شوگر ملز کو سبسڈی دے رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے ہوئے اپنی شوگر مل کو خود ہی وزیر اعلیٰ سبسڈی دے رہا ہے. تو تاریخ کے اوراق کو درست رکھنے کے لیے جہاں آپ نے 27 ارب کی سبسڈی دی، بانجے، بھتیجے، دوست، احباب، پی ایم ایل این کے تمام عہدیداران اور درجنوں شوگر ملز جو اس جماعت کی قیادت اور اپنی لیڈرشپ کی ہیں، کیا کبھی تاریخ میں کسی نے ایسا بھی سنا تھا کہ کوئی اپنی ہی حکومت پہ کمیشن بنائے اور کمیشن کو یہ اختیار دے کہ تحقیقات کرے اور اس کی زد میں جو بھی آئے اسے قانون کے تابع کیا جائے؟ یہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی حکومت کا سرسیرا ہے کہ انہوں نے اس 2.5 ارب کو بھی ایویلویٹ کیا، اینالائز کیا، انویسٹیگیٹ کیا، اور وہ پروسیس ابھی تک جاری ہے. اور اس کے ساتھ جڑے جو گیپس تھے جو آئیڈینٹیفائی ہوئے
उन पे बाकायदा लेजिस्लेशन हुई, कैबिनेट ने नए कवानीन मंजूर किए और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर किया गया कि कंपटीशन कमीशन जो शुगर मालकान के साथ मिल के खेल खेला जाता था उस अमल को रोका गया। उन हाथों पे हथकड़ियाँ डाल के उस अमल को बेनकाब किया गया और पाकिस्तान के अवाम की पाई पाई की हिफाजत का ज़ुम्मा इमरान खान ने लिया। एक और झूठ जो उन्होंने बोला कि किसान को गन्ने की कीमत जो है उनकी हुकूमत में पूरी मिला करती थी, ये वो सफ़ेद नहीं, वो इतना इंतहाई काला वाला झूठ है जिसके अंदर वो बताना भूल गई कि रेट जो था वो जो तय किया जाता है 170 या 180, तो कीमत जो थी वो दी जाती उस काश्तकार को 110 से 120 रुपए और अल्टीमेटली काश्तकार का इस्तेसाल होता। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में ही इस हुकूमत ने गन्ने के काश्तकारों की जो पिछली पेडेंसी थी मिल मालिकान से लेके दी और ऐसा एक मरवजा निज़ाम बना दिया कि अब कोई मिल मालिकान जो है शुगर मिल का कोई मालिक काश्तकार का इस्तेसाल नहीं कर सकेगा। आखिर में चूँकि अभी जाली राजकुमारी बरस रही थी, गरज रही थी, गुस्सा आसफ जरदारी पे निकालने की बजाय उसकी तोपों का रुख भी इमरान खान की तरफ था। भाई हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये उधार की सियासत जो है ये ज़्यादा देर नहीं चलनी। बता रहे थे आपको कि ये रेंट ए क्राउड जो है उसकी फिलॉसफी आगे नहीं बढ़ सकती और जिस तरह से एक दूसरे को धोखा दे के दाव पेच लगाने की ये जमातें एक दूसरे के पीछे साजिशों में मसरूफ़ थी, तो हमें अच्छी तरह से पता था कि ये जो हुकूमत को गिराने निकले हैं ये एक दूसरे को गिरा के घर जाएंगे और जो हमसे इस्तीफ़े लेने निकले थे आपने देख लिया कि अब वो इस्तीफ़े करते उस गिरदान से भी पीछे हट गए हैं। तो जो जाली राजकुमारी मुसलसल हुकूमत पे उंगलियां उठा रही है, उस अदारे का इस्तेकाक मजरू कर रही है। आपको खुद ये सोचना चाहिए कि जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों का वकील था, अगर सेनेट के अंदर आप उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएंगी तो फिर पीपल्स पार्टी ने ये हशर तो आपका करना था और वैसे भी आप बेनज़ीर बनने निकली थी तो उन्होंने आपको बेगम सफदर बना के वापस जाती उम्रा भेज दिया है। तो इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। सियासत आपको अभी सीखनी है, सियासत आपके बस का रोग ही नहीं है। आप सिर्फ अच्छी अदाकारी कर सकती हैं, तो कोरोना की वजह से वो अभी माहौल नहीं है। तो मेरा सिर्फ मशवरा यही है कि अभी सुकून करें, कौम को भी सुकून लेने दें। सियासत नई करवट ले रही है, अब ये खिदमत की सियासत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रवायती खींचातानी और सियासी तनकीद की बजाय मैं अपोजिशन से ये अपील करना चाहूँगी कि वो तमीरी सियासत की तरफ आएँ। आपका भी आईनी किरदार है, आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, हर दाव पेच लगा लिया, लेकिन इमरान खान का बाल पीका नहीं कर सके। तो तौबा ताइब करें, रमज़ान आ रहा है, अल्लाह से माफ़ी मांगे और इस अवाम के लिए मिलजुल के कोई बेहतरी लाने के लिए लाए अमल वाज़िया करें। हुकूमत आपके साथ पार्लियामेंट के अंदर अवामी मफादात की हर तरह की कानून साजी करने के लिए तैयार है, लेकिन अवाम का जो दर्द है
उसको अपनी ज़ात के दर्द से अलहदा करके देखें और आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के साथ जुड़े जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए आइए मिल के काम करें। हमने 5 साल इसी तरह आगे बढ़ते रहना है इमरान खान की क़यादत में, और आपने इसी तरह खजल ख़राब होते रहना है। तो बेहतर है आप अपने हिस्से का काम करें, हम अपने हिस्से का काम करें, और अगले इलेक्शन में ये हक अवाम को दें कि वो किसको चुनते हैं। बहुत शुक्रिया। मुआवन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं और उनका कहना था कि नून लीग के दौर में चीनी पर 27 अरब की सब्सिडी दी गई। अकरबा परवरी की मिसाल कायम करते हुए अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों की शुगर मिलों को सब्सिडी दी गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने शुगर माफिया के शिकंजे को तोड़ने के लिए अहम इक़दाम किए हैं। अपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए उनका कहना था कि अपोजिशन तामीरी सियासत की तरफ आए, तनकीद की सियासत को और ज़ाती मफादात की सियासत को तर्क किया जाए। महकमा वेलफेयर पंजाब के हवाले से डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि महकमा वेलफेयर पंजाब दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कोशां है। ये थी PTV से ताज़ा तरीन। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर ज़ाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इक़सात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर ज़ाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इक़सात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर ज़ाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इक़सात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर ज़ाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इक़सात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। दुनिया में वो एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ, मोरिंगा लीफ पाउडर, और वो ये समझते हैं कि ये बहुत, और है भी मोरिंगा की। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये क्योंकि कि हमारे जो लोकली लोग हैं वो तो इसको इस्तेमाल ही नहीं अब करते। मोरिंगा ऐसा, किनवा और मोरिंगा ऐसे 2 प्लांट्स हैं जिनका हर पौधे का हर हिस्सा जो है उसकी सिग्निफिकेंट मेडिसिनल वैल्यू है। अब ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें ये देखना है कि ये हमें कोई तवानाई नहीं पर ये हमें कोई मिनरल विटामिन नहीं ज्यादा देते। इनके अंदर इनसे आगे वो कंपाउंड केमिकल्स हैं। कोई भी पौधा है, आप उसको कहते हैं कि अच्छा है बुरा है, उसकी बुनियाद उसके अंदर मौजूद उसका जौहर है, उसका एक्टिव कंपाउंड है, उसका केमिकल है। हमने उस केमिकल को टारगेट करना है कि वो केमिकल का मिजाज कैसा है, वो इंसान के लिए फायदेमंद है या वो केमिकल। जब आप कलवंजी की बात करते हैं, कलवंजी के ऑयल की, इसको क्यूमन कहते हैं। क्यूमन ये जो है, अगर इसका ऑयल जो है इसके एक अपना रोल है और बहुत ह्यूमनली इस पे बहुत ज्यादा हम। अच्छा सर, उसकी मिकदार बड़ी बता रहे हैं सुलंगी साहब कि अगर 3 मन में से 1 मन निकलता है तो इसी तो बड़ी मिकदार है। डेफिनेटली मैं मोरिंगा की आपको ये बता रहा था कि मोरिंगा का पत्ते तक जो है वो ड्राई करके पूरी दुनिया में भेजे जा रहे हैं।
इसके अलावा जिनसेंग वगैरह चाइना जो है हर्बल में इसकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हर्बल मेडिसिन पे बेस करता है। मैं खुद चाइना में गया हूँ, चाइना में लोग ये करते हैं, ये इन पे बिलीव करते हैं, वो हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। वो कभी उनके पास कॉफ़ी के बड़े बड़े मग नहीं होंगे जैसे यूरोप अमेरिका और वेस्ट में होते हैं। उनके पास गर्म पानी में चंद एक बूटियां डालेंगे, जड़ी बूटियां, मेडिसिनल प्लांट डालेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी को, सारा दिन वो उनके पास बड़े बड़े अच्छा सर, कौन कौन से प्लांट हैं सर? अब इसमें जो है मैं मोरिंगा को समझता हूँ बहुत अहम है, इसकी प्रमोशन की ज़रूरत है, कलवंजी की प्रमोशन। सर देखें, स्वांजने के पत्ते के यहाँ पे लोग कहवा पीते हैं, कुछ लोग, सारे नहीं पीते क्योंकि लोगों में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसके आप समझते क्या फ़ायदे हैं क्या? मैं आपको सिर्फ इतनी मिंट की बात कर लें, पुदीने की बात कर लें। आप पुदीना जो है आप उसको ड्राई करते हैं, उसका कहवा, ये एक इसका सेडेटिव आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका एक रोल है। इसके अलावा सर हमारे अगर हम इसको लिस्ट करना शुरू करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका रीजनल नाम है या जिनके लोकल नेम्स हैं और उनके उस इलाके के लोग उसको हम उसको और नामों से देखते हैं। बोटानिकल नेम्स होते हैं, कॉमन नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पूरे मुल्क में अगर इस शोबे में एक ख़ास मेडिसिनल प्लांट्स के हवाले से कराची यूनिवर्सिटी में पूरा एक फाइटोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, HEJ है, वहाँ पे डॉक्टर अताउर रहमान साहब हैं, उनका इस पे साइंसी बुनियादों पे इंटरनेशनल लेवल का काम है और उनके काम को पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है ड्रग डिस्कवरी के हवाले से और इस मेडिसिनल प्लांट के। डॉक्टर शाह साहब, आपकी यूनिवर्सिटी में क्या क्या हो रहा है? ज़रा यूनिवर्सिटी है, ज़री बात है, आप इस पर ज़्यादा काम कर रहे होंगे, आप क्या कर रहे हैं? स्पेशली जिस तरह स्वांजने की इन्होंने अहमियत बताई, और स्वांजना तो इतना ईजी मकसद है कि पौधा है, कहीं भी लगाएं लग जाता है, पानी की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन का लेवल देखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक लक्कड़ लगाएं और हो गया। इसके क्या क्या इसका एक और इस्तेमाल जो आजकल बढ़ रहा है वो इसका लाइफ स्टॉक में इस्तेमाल बढ़ रहा है। लोग जानवरों को चारे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। अच्छा। इसको बीज से लगाते हैं और जब ये 3 फुट की हाइट गेन कर जाता है तो ऊपर से इस शरब को ये काटते रहते हैं और लोग इसको जानवरों को खिलाते हैं। और जिन जानवरों का दूध गर्मियों में कम हो जाता है ड्यू टू स्ट्रेस, इसके खाने से बहुत से काश्तकार मुझे मिले हैं जो कहते हैं कि हमारा कम नहीं हुआ, इवन मेंटेन रहा है जो सर्दियों में हम। अच्छा, मेंटेन, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि लाइफ स्टॉक को भी इसका फायदा है, जी जी, इंसानी सेहत पर भी इसके बड़े दूसरा मैं डॉक्टर साहब इसके बाद से इसके अंदर जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं क्यूरसेटिन और कैम्फिरोल वो अच्छी खासी मिकदार में होते हैं। अच्छा, तो ये कचनार के बारे में बताते हैं कि उसके में भी बड़े फायदे हैं। डॉक्टर साहब, उसके क्या क्या फायदे हैं कचनार? आप देखें ना, जब आप जिस अंदाज से किसी भी चीज़ को, एक केमिस्ट जो है वो और अंदाज से देखता है, न्यूट्रिशनिस्ट और अंदाज से देखता है, बायोकेमिस्ट और अंदाज से देखता है, एग्रीकल्चर वाला और अंदाज, अपना अपना देखने का तनाजुर है ना हर चीज़ का। चीज़ तो एक है, हम एज ए केमिस्ट या एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जब देखते हैं ना कि फ़ायदे और नुकसान की बात करते हैं तो हम उस चीज़ के या उस प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं, हम उसको खोलते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं उसकी कि इसके अंदर कौन से मिनरल्स हैं, कौन से वाइटामिन्स हैं, कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कौन से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं। हमारी सोच जो है ना वहाँ पे जा, फिर हम उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर बॉडी के अंदर जाके उनका रोल देखते हैं कि ये जाके बॉडी के अंदर क्या परफॉर्म करता है। एक आम आदमी कहता है ये चीज़ है, ये बहुत फायदेमंद है, हम इससे, या ये नुकसानदेह है। हमारे लिए ये स्टेटमेंट बड़ा बेमानी सा स्टेटमेंट है। हमने इसको जाके लैब के अंदर पूरी प्रोफाइलिंग और एनालिसिस, बार बार मेरा फोकस इसी बात पे है। ठीक कह रहे हैं, बात तो है भी जरूरी। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारा मुल्क दुनिया में मेडिसिनल प्लांट्स के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर सबसे बेहतरीन जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस शोबे में काम की कमी है। फाइटोकेमिस्ट्री या फाइटोकेमिकल्स ये आजकल एक दुनिया में मुकम्मल शोबा जाते हैं। पूरी दुनिया में लोग जो है सिंथेटिक मेडिकेशन से नेचुरल मेडिकेशन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जो सिंथेटिक मेडिसिन हैं, जो आप टैबलेट्स खाते हैं, अगरचे उनकी बेस भी मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं, एडवर्स इफेक्ट्स बॉडी पे ज़्यादा होते हैं। लिहाजा लोग आहिस्ता आहिस्ता जो सिस्टम ऑफ मेडिकेशन है उससे डाइवर्ट कर रहे हैं स्वेट, और ये नेचुरल मेडिसिन की तरह। इंडिया में, चाइना में जो आज भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है, जो उनका ओवरथिक सिस्टम है मेडिकेशन का, वही इस्तेमाल करते हैं।
अगर पेट खराब वो हुआ है तो natural, उन्होंने जो वो ही natural किया। system है। एग्जैक्टली। अब आप ना, आप में सिर्फ आखिरी बात ये कहने के लिए यहाँ पे मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरह ये हमारे पास एक फार्मर हैं, ये सर ये देखें डॉक्टर साहब, आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है। जिस तरह अगर हम खुद गौर करें, आज से 25-30 साल पीछे जाएं, हमारी दादियाँ नानियाँ या बुज़ुर्ग जो थे वो भी अपना जो इलाज मुआवजा करते थे वो इन जड़ी बूटियों और इन जो एग्जैक्टली हाँ, और इससे उसमें वो उनको उनकी बेस का नहीं पता होता था, वो सीना बसीना सिलसिला चलता जाता, सुनी सुनाई हिकमत हकीमों की बात, ये चीज़ें चलती थी। अब सिर्फ साइंस में उसको एक जदीद जिद्दत प्रोवाइड कर दिया या एक उसको जदीद अंदाज में पेश करते हैं। दूसरा सर अहम बात है जिसकी ये बात करते हैं कि वो जो गैप है फार्मर के और पॉलिसी मेकर्स और साइंस टेक्नोक्रेट्स या साइंटिस्ट के दरमियान, उस गैप को ब्रिज अप करने की बड़ी ज़रूरत है। ये एक मैं एग्जांपल के तौर पे, केस स्टडी के तौर पे इनका ये कलवंजी के ग्रोअर हैं, ठीक है। अब ये इनको आज तक मैं नहीं समझता कि किसी ने जाके ये पूछा हो या ये किसी के पास प्रॉपरली गए हों, इनकी तरबियत की गई हो, इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली हो और कोई डिपार्टमेंट में इनको बताया हो कि यार ये जो क्रॉप है इसका मिजाज क्या है, इस पे एक्सपेरिमेंट फर्दर, इसकी ग्रोथ कैसे ज़्यादा बेहतर, प्रोडक्शन कैसे बेहतर हो सकती है। तो ये ट्रेनिंग जो और अवेयरनेस और एडवोकेसी है ना सर, ये बड़ा ज़रूरी एग्रीकल्चर है। में इसका बड़ा जी सोलंकी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं क्या कह रहे हैं। मैं मुख्तलिफ इदारों के पास गया हूँ, मैंने मुख्तलिफ माहिरीन से रब्ता किया है। मैं अपनी कलवंजी का ऐल लेकर फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जमरूद रोड पेशावर जहाँ पर टेस्ट होता है, मैं उनके पास गया और उन्होंने जो सर्टिफिकेट दी, एनालिसिस किया, मेरे पास इस वक्त मौजूद है। उन्होंने कहा कि जी सोलंकी साहब आपका ऐल जनूबी एशिया में पहले नंबर पर है। इस वक्त भी मेरे पास 50 मन कलवंजी रखी हुई है, कोई खरीदने के लिए नहीं है। नहीं, उसकी वजह क्या है? देखें मुझे टाइम दे, मुझे टाइम दें। हम सन ऑफ साइल हैं, हम इसी को काश करते हैं, हम फील्ड में जाते हैं, हमें पता है मुश्किलात क्या है। उसकी वजह यह है कि पंसारी जो है ये एक माफिया है। इन्होंने गठ जोड़ किया हुआ है कि अपने पाकिस्तानी काश्तकार से 10 रुपए चीज लेंगे, भले वो बाहर से 50 रुपए मिले, ये मजबूर है, ये देगा हमें, कहां करेगा? क्योंकि हमें हुकूमत की सरपरस्ती नहीं है, हुकूमत हमारी सपोर्ट नहीं कर रही। अगर हुकूमत हमारी सपोर्ट करे, मैं आपको डॉक्टर साहब की मौजूदगी में वाजे करके बता रहा हूं कि 5 साल के अंदर अंदर आप इसी मेडिसिनल क्रॉप से बैरूनी कर्जा उतार सकते हैं। 500 एकड़ इस वक्त कलवंजी काश्त है इस नाचीज की तंजीम के हवाले से, 500 एकड़, और हम बेचेंगे नहीं। ये आपने टोटल 500 की, ये टोटल 500 सारी कलवंजी है, आप तो बता रहे थे कुछ और चीजें भी नहीं, ज्यादातर यही कलवंजी है। क्योंकि इसके अंदर हर किस्म की बीमारी के अंदर कुव्वत मुदाफियत रखती है। काश्तकार कोई खर्चा कम है, आप बता रहे थे 25-30 हज़ार रुपए खर्चा है, खर्चा भी कम है। काश्तकार देखें इफ्तिखार साहब, हमारी काटन क्यों ना काम हो गई है? अब काटन काश्त करने के लिए काश्तकार तैयार भी नहीं है।